आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सच में किसी को भी अंदर तक हिला कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स यानी वैवाहिक वेबसाइट्स पर मंडराते उन अदृश्य शिकारियों की जो अपना असली चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाते। जरा सोच कर देखिए, कोई इंसान सिर्फ एक नकाब के पीछे छुपकर किसी की भावनाओं से खेलता है और उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तबाह कर देता है। कभी ये नकाब किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है तो कभी एक मनगढ़ंत पारिवारिक कहानी का। आज हम इन्हीं डिजिटल घोस्ट ग्रूम्स की काली दुनिया का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये मास्टरमाइंड आखिर अपना जाल बुनते कैसे हैं। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये घोस्ट ग्रूम या भूतिया दूल्हा आखिर बला क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई गली मोहल्ले का आम ठग नहीं है। ये एक ऐसा जालसाज है जो शादी चाहने वालों को लूटने के लिए बाकायदा एक शारीरिक रोल प्ले या फिर एआई जनरेटेड डिजिटल नकाब का इस्तेमाल करता है। मतलब वो अपनी असली पहचान पूरी तरह मिटा देता है। ऐसे अपराधी लोगों के इमोशंस को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। वो दुनिया के सामने एक ऐसा परफेक्ट रूप रखते हैं जिस पर कोई भी आसानी से फिदा हो जाए, चाहे वो असल जिंदगी में किया गया कोई नाटक हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया कोई डिजिटल अवतार। और उनका इकलौता मकसद उन लोगों को लूटना जो जिंदगी में एक सच्चे हमसफर की तलाश में हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये लोग अपना परफेक्ट निकाब तैयार कैसे करते हैं। एनालॉग और डिजिटल तरीकों में क्या फर्क है, आइए इसे समझते हैं। इस तुलना को देखकर चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तरफ है भोपाल का अविनाश, जिसने एनालॉग नकाब चुना। ये जनाब एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्हें आलीशान जिंदगी जीने की लत थी। इसने कोई हाईटेक तरीका नहीं अपनाया, बल्कि लोगों के सामने एक झूठा पारिवारिक नाटक रचा और अपनी ही पत्नी को अपनी मां बनाकर पेश कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए, हैदराबाद का वो शिकारी जिसने डिजिटल नकाब का सहारा लिया। उसने इंटरनेट से तस्वीरें चुराईं और एआई का इस्तेमाल करके खुद को यूके का एक बहुत अमीर डॉक्टर बना लिया। उसने कभी किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, बस मीलों दूर बैठकर अपना पूरा खेल खेला। मतलब साफ है, धोखा देने के लिए सिर्फ एक शातिर इरादे की जरूरत होती है। चाहे आप हाईटेक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें या फिर किसी बीमार मानसिकता वाले जमीनी नाटक का। आते हैं इस पूरे खेल के दूसरे और सबसे अहम पहलू पर, भरोसे का मनोविज्ञान। यानी ये जालसाज लोगों की कमजोरियों को अपना निशाना कैसे बनाते हैं। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, एक तलाकशुदा महिला या सिंगल मदर से शादी करना चाहता हूं। ये लाइन अविनाश ने अपनी फर्जी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में लिखी थी। सुनने में कितना अच्छा और संस्कारी लगता है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत ही खौफनाक और सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान जिंदगी में पहले से ही दुख झेल चुका हो और एक नई शुरुआत की तलाश में हो तो वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होता है और जल्दी भरोसा कर लेता है। अविनाश ने खुद को एक फरिश्ते की तरह पेश किया ताकि शिकार खुद चलकर उसके जाल में फंसे। सच में ये मानवीय भावनाओं का सबसे क्रूर शोषण है। और अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 3। ये कोई मामूली अंक नहीं है। ये उन महिलाओं की संख्या है जिन्हें हैदराबाद के उस अदृश्य शिकारी ने सिर्फ 1 साल के अंदर अपना शिकार बनाया। सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जो अपने शिकार से कभी आमने सामने मिला ही नहीं, उसने सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन के पीछे छिपकर 3 अलग अलग महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दी। ये नंबर चीख चीख कर बताता है कि इस ऑनलाइन जाल में कितनी खतरनाक ताकत छिपी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस जबरन वसूली के खौफनाक जाल को डीकोड करते हैं। देखते हैं कि ये धोखा असल में अंजाम कैसे दिया जाता है। भोपाल वाले केस में अविनाश ने इस पूरे जाल को 4 बहुत ही शातिर स्टेप्स में बुना था। पहला कदम, एक बुजुर्ग महिला से मिलवाकर उसे अपनी मां बताना और सामने वाले का भरोसा जीतना। दूसरा कदम, शादी के पक्के वादे करके शिकार को बहला फुसलाकर बेडरूम तक ले जाना। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, बेडरूम में पहले से ही खुफिया कैमरे लगे होते थे जिनसे वो सारे निजी पल रिकॉर्ड कर लेता था। और फिर आता था चौथा कदम। जब वीडियो बन जाता तो संस्कारी होने का नकाब उतर जाता और शुरू होती थी ब्लैकमेलिंग और भारी रकम की जबरन वसूली, बिल्कुल एक फिल्मी विलन की तरह। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा झकझोर कर रख देती है वो ये है, वो महिला जिसने बड़ी ही गर्मजोशी से शिकार का स्वागत किया, उसे अपनी होने वाली बहू मानकर आशीर्वाद दिया, वो असल में अविनाश की मां थी ही नहीं। वो चंद्रिका थी, अविनाश की असली पत्नी। चूंकि चंद्रिका की उम्र अविनाश से थोड़ी ज्यादा थी तो शिकार आसानी से इस धोखे में आ गई। और हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि बेडरूम में वो खुफिया कैमरे किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस पत्नी चंद्रिका ने ही लगाए थे। मतलब एक पत्नी सिर्फ पैसों के लालच में अपने ही पति का अफेयर करवा रही है और उसे रिकॉर्ड कर रही है। इंसानियत सच में किस हद तक गिर सकती है। अगर हम इस डेटा को देखें तो इन घोस्ट ग्रूम्स की मचाई हुई आर्थिक तबाही बिल्कुल साफ नजर आती है।
भोपाल में एक तलाकशुदा बैंक क्लर्क से 40 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए का सोना लूट लिया गया। सोचिए, उस महिला पर क्या गुजरी होगी, उसने अपनी जान तक देने की कोशिश कर ली थी। वहीं की एक ब्यूटिशियन से 45 लाख रुपए ठगे गए। और हैदराबाद वाले मामले को ही ले लीजिए, वहां कई महिलाओं ने अपनी जिंदगी भर की पूरी जमा पूंजी उस इंसान के नाम कर दी जिसका असली चेहरा उन्होंने आज तक देखा ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी नकाब हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो अब देखते हैं कि इन शातिर अपराधियों की जानलेवा गलतियां क्या थीं और ये नकाब आखिर टूटे ये कैसे। सच में बहुत दिलचस्प है कि इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। भोपाल में अविनाश की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि उसने एक ही शहर की कई महिलाओं पर वही अपनी पुरानी घिसी पिटी माँ वाली कहानी चिपका दी। जब एक से ज्यादा वैसी ही शिकायतें आईं तो पुलिस ने तुरंत पैटर्न पकड़ लिया और हैदराबाद का वो हाईटेक जालसाज, वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। एक वीडियो कॉल के दौरान पीछे रखे शीशे में उसकी असली परछाई कैद हो गई। बस एक छोटी सी लापरवाही, एक परछाई, और उस पूरे डिजिटल भ्रम का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि भोपाल का यह खौफनाक साम्राज्य कितनी तेजी से गिरा। मध्य अगस्त 2025 में पहली शिकायत आती है। फिर 3 सितंबर को एक डरी हुई बैंक क्लर्क पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बिल्कुल हूबहू वही माँ वाली कहानी सुनाती है। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, आईपी एड्रेस ट्रेस करती है और प्रतीक गार्डन सोसाइटी के एक आलीशान बंगले पर छापा मारकर अविनाश को दबोच लेती है। लेकिन जरा इस टाइमलाइन के आखिरी पॉइंट पर नजर डालिए। फरवरी 2026 आते आते अविनाश जमानत पर बाहर आ जाता है। यह कानूनी प्रक्रिया का वो हिस्सा है जो काफी फ्रस्ट्रेट करने वाला है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इसके खौफनाक अंजाम पर। सबूत मिल गए, लोग पकड़े गए, लेकिन इस कहानी में अभी भी कई अनसुलझी हकीकतें बाकी हैं। ये बातें सच में परेशान करने वाली हैं। अदालत में क्या हुआ? एक शिकार अपने ही बयान से मुकर गई और अविनाश मजे से जमानत पर बाहर आ गया। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इस पूरे खेल की जो असली मास्टरमाइंड थी, उसकी पत्नी चंद्रिका, वो अपने 5 साल के बेटे को लेकर रातों रात ऐसी गायब हुई कि पुलिस आज तक उसे नहीं ढूंढ पाई है। दूसरी तरफ हैदराबाद का केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एआई के इस दौर में हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा असल में कितनी खोखली है। इंसाफ अभी भी अधूरा है और ये दोनों ही केस हमें याद दिलाते हैं कि ऐसे शिकारी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज के इस एडवांस दौर में जालसाज इतनी सफाई से एआई चेहरों के पीछे छिप सकते हैं या फिर फर्जी परिवार बनाकर किसी की सबसे नाजुक भावनाओं से खेल सकते हैं, तो फिर स्क्रीन के उस पार बैठे इंसान के असली चेहरे पर यकीन किया भी जाए तो कैसे? मैट्रिमोनियल साइट पर जो प्रोफाइल बहुत परफेक्ट दिख रही हो सकता है कि वो एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल का हिस्सा हो। इस डिजिटल युग में सतर्क रहना और हर चीज की गहराई से पड़ताल करना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।